नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। चिल्ड्रन, आज का विषय मैंने थोड़ा सा हट कर लिया है। अभी तक मैंने व्याकरण बेस्ड वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, वो संस्कृत में भी हैं, हिंदी में भी हैं। इस बार सबसे पहले मैं आपका हिंदी का एक चैप्टर लेकर उपस्थित हुई हूँ जो क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। वसंत पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर दादी माँ। दादी माँ चैप्टर थोड़ा सा समझने में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एक तो चैप्टर बहुत बड़ा है, उसकी भाषा भी थोड़ी सी कठिन है जो बच्चों की समझ में नहीं आ रही है, और रेलेवेंट नहीं है घटनाएं एक दूसरे से, क्योंकि ये अतीत के पलों को याद कर रहा है लेखक की आत्मकथा पर आधारित है ये चैप्टर। उसे अपने बचपन की स्मृति आ जाती है। वो जैसे ही उसे अपने किशन भैया की सूचना मिलती है, उनके द्वारा दी गई सूचना मिलती है कि दादी माँ का देहांत हो गया है, वो अब नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। लेखक तुरंत उस पत्र को हाथ में लेकर बैठा रहता है और अपने बचपन की स्मृतियों में खो जाता है। तो उसी पर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर सबसे पहले लिखा किसने है? उस लेखक का नाम जिसकी आत्मकथा है वो है शिव प्रसाद सिंह। तो चिल्ड्रन, अभी आप सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि चैप्टर दादी माँ के लेखक कौन है? तो आप याद करिए, लेखक है श्री शिव प्रसाद सिंह। याद हुआ? शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, इसके बाद इसमें एक महीना, क्वार का महीना बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको चैप्टर समझा रही हूँ, मैं एकदम लाइन बाई लाइन या वर्ड टू वर्ड आपको ये क्लियर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का भावार्थ वगैरह लिखने को तो आता नहीं है। चैप्टर पढ़ने के बाद थोड़ा आइडिया बच्चे को हो ही जाता है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं सिर्फ उसको लेकर चल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें एक क्वार के महीने का जिक्र किया गया है। उसमें कैसे जलाशय भर जाते थे गंध पूर्ण पानी से। वो गंध किसकी होती थी? बहुत सारी तरह की घास या बहुत सारी तरह की वनस्पतियां जब पानी के साथ बहकर आ जाती थी, वो सब इकट्ठी हो जाती थी एक जगह सड़कों पर, और जब सूरज की तपती किरणें उन सब वनस्पतियों पर पड़ती थी तो उसमें से गर्मी की वजह से वो सब थोड़ी सी गल जाती थी, और उसमें से जो उनकी स्मेल निकलती थी, उनकी जो गंध निकलती थी, उससे परिपूर्ण हो जाता था वो तालाब, वो पानी के जगह जगह भरे हुए गड्ढे या सड़कों पर भरा हुआ पानी। ठीक है, और लेखक और उसके दोस्तों को इसी गंधपूर्ण और झाग भरे पानी में नहाने में बड़ा मजा आता था, वो कूदते थे इसमें। तो लेखक को वो घटना याद आ जाती है तुरंत। कौन से महीने में हुई थी? हिंदी के माह के अनुसार ये क्वार की घटना है, क्वार माह की घटना। ठीक है, इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ये जो दादी माँ चैप्टर है, इसमें और कौन कौन सी बातें उसे याद आती है। पहले तो ये घटना याद आ गई, उसके बाद उसे याद आता है अपने बचपन के वो दिन कि जब वो कभी इन जलाशयों में खेलते समय बीमार पड़ जाता था, तो उस समय दादी माँ किस तरह से दिन रात जागकर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। वो कभी उसका सिर दबाती थी, कभी उसके सिर पर लेप करती थी, कभी किसी मंदिर या चबूतरे से मन्नत मांगकर जो मिट्टी को लेकर आती थी, उस मिट्टी को उसे थोड़ा सा खाने को दे देती थी और थोड़ा सा उसके सिर पर लगा देती थी। इस तरह से वो दिन रात जागकर उसकी सेवा करती थी। लेखक को वो दिन भुलाए नहीं भूलते। आज भी वो बीमार पड़ता है, जब वो बड़ा हो गया, शहर में जाकर सर्विस करने लगा, तो आज भी वो बीमार पड़ता है, लेकिन उसे अब भी वही अपने बचपन की स्मृतियां ताजा हो जाती है। आज डॉक्टर आते हैं, उसे दवाई देते हैं, वो खा लेता है, सर्वेंट्स आकर, नौकर चाकर आकर उसको पानी दे देते हैं, उसकी सेवा कर लेते हैं, लेकिन उस सेवा में उसे उतनी मिठास, उतनी अच्छापन नहीं लगता जितना उसे उन बीते दिनों को याद करके महसूस होता है। वो अब भी वापस उन्हीं दिनों में खोना चाहता है लेखक। और दादी माँ ऐसी थी कि सिर्फ लेखक का यही देखभाल नहीं करती थी, वो थोड़े परोपकारी स्वभाव की थी। उन्हें जैसे ही पता चलता था कि गांव में कोई बीमार है या कहीं किसी के ऊपर कोई मुसीबत आई है, वो तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच जाती थी। और बहुत सारे घरेलू दवाइयों के नाम तो उन्हें ऐसे ही याद थे कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा देनी है, घर की बनी हुई।
ठीक है। तो इस वजह से वो दादी माँ को बहुत पसंद करता था। इसके अलावा वो देखने में ऊपर से उसे बड़े कठोर स्वभाव की भी लगती थी, क्योंकि जो उनके घर में मेड काम करती थी रामी की चाची, एक बार लेखक ने उसके ऊपर उन्हें गुस्सा करते हुए देख लिया था, क्योंकि उसने दादी माँ से कुछ कर्ज लिया था और वो कर्ज लौटा नहीं पा रही थी। तो दादी माँ उससे कह रही थी मेरा पैसा अभी का अभी वापस कर। तो लेखक को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था कि उसकी दादी माँ ऐसा बोल रही हैं। लेकिन दूसरे ही दिन, कुछ दिन बाद, जब वो जाता है मार्केट में, तो वो रामी की चाची बजाय दादी माँ को बुरा भला कहने के उन्हें बहुत आशीर्वाद देती है लेखक के सामने, और लेखक के सामने उनकी भलमनसाहत की, बहुत उनके परोपकारी स्वभाव की बहुत बढ़ाई करती है। तो लेखक को आश्चर्य होता है। वो कहता है अभी तो दादी माँ आपको डांट रही थी कि आपने कर्ज नहीं दिया। तब वो रामी की दादी बताती है, रामी की चाची सॉरी, लेखक को बताती है कि ये तो उनका स्वभाव है, अगर उन्होंने मुझे पैसा दिया है तो उसे वो मांगेंगे तो है ही। कोई भी कर्जदार ऐसा नहीं होता कि जो पैसा दे और उसे उसका जो सेठ है, जो सेठानी है, जो उसे उधार देता है, वो उसे कुछ ना कहे, पैसा लौटा है ना, और उसे कुछ भी ना सुनना पड़े। बोले वो तो सुनाएंगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, जब मेरी बेटी की शादी हुई तो उस शादी में, शादी से पहले आकर उन्होंने तैयारियां देखी, उसे अपनी तरफ से और रुपए भी दिए और कहा कि शादी में कोई भी कसर नहीं होनी चाहिए, अगर तुझे और पैसों की जरूरत है तो आकर मुझसे ले ले। लेखक को ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। तो बेटा, बचपन की ये स्मृतियां पूरे चैप्टर में आपको दिखाई देंगी जो लेखक को बहुत याद आती है। उसे पिछले दिनों में वापस जाना वो चाहता है। उसके साथ ही वास्तव में उसको कहकर चिढ़ाते हैं कि तू तो घर को ही याद करके रोता है। तो ये तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें जो मैंने अभी स्टोरी बताई, 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर आराम से हो सकते हैं कि उसे बचपन की कौन कौन सी स्मृतियाँ परेशान करती हैं, वो किन दिनों को याद करके आज भी दुखी होता है, तो वो वाली बात आप बता सकते हो इसके माध्यम से। दूसरा, लेखक का नाम क्या है, लेखक का परिचय क्या है, या इस आत्मकथा के लेखक कौन है, किसी भी रूप में एक प्रश्न आ जाए तो शिव प्रसाद सिंह आपको उसका नाम लिखना है। तीसरा यह है कि लेखक के जब दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो उनका जब श्राद्ध होता है तो उसके बाद लेखक का परिवार आर्थिक रूप से क्यों परेशान रहता है। तो बेटा, इसके आंसर में आप ये कह सकते हो कि जिस समय लेखक के जो पिताजी थे ना, उनके फ्रेंड्स या उनके जो चाहने वाले थे, वो सभी लोग लेखक के पिताजी को मिसगाइड करते थे। मैं आप ही की लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको इस कहानी का भाव क्लियर हो जाए। वो कभी भी लेखक के पिता को सही सलाह नहीं देते थे। ऐसे ही समय पे वो मौज मस्ती करके लेखक का ज़्यादातर जो धन था उनके पिताजी की मौज मस्ती में खर्च हो चुका था दादाजी की डेथ के बाद। अब उनका श्राद्ध जब होता है तो उन्हीं सब रिलेटिव्स के कहने पर, उन्हीं सब मित्रों बंधु बांधवों के कहने पर लेखक के पिताजी अपनी हैसियत से अधिक खर्च करते हैं। लोग दिखावा करने के लिए कर्ज ले लेकर खर्च करते हैं। तो इसके बाद जब श्राद्ध हो जाता है तो लेखक के पिताजी के सिर पर बहुत बड़ा कर्ज एक आ जाता है। अब उन्हें समझ में नहीं आता ये कर्ज वो चुकाए कैसे। ऐसे समय में दादी माँ फिर उनकी सहायता करती हैं। हालांकि दादी माँ ने बहुत मना किया था लेखक के पिताजी को कि अपनी औकात से अधिक खर्च मत करो, लोगों को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा किया। इसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या परिणाम हुआ कि वो कर्ज में डूब गए, क्योंकि वो सारी संपत्ति उनकी नहीं थी जो उन्होंने लुटाई थी श्राद्ध के समय। तो उस कर्ज को अब कैसे चुकाएं, आर्थिक स्थिति बिगड़ने का ये सबसे बड़ा कारण था। तो ऐसे समय में दादी माँ जाती हैं, बहुत आंखों में आंसू भरकर वो अपना एक बॉक्स खोलती हैं और उसमें से एक चमचमाता हुआ सोने का कंगन निकालती हैं जो कभी दादाजी ने उन्हें दिया था तोहफे के रूप में पहनने के लिए।
लेकिन उन्होंने उसे कभी नहीं पहना और अपनी स्त्री धन समझकर उसको अपने पास सहेज कर रख लिया कि कभी बुरे वक्त में काम आएगा। वो उस कंगन को लाकर पिताजी को देती हैं कि इससे प्राप्त धन से वो कर्ज उतार दें। तो इस तरह से दादी माँ समय समय पर लेखक के परिवार की सहायता करती हैं। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ी और उसको जब कर्ज उतारने का समय आया तो दादी माँ ने कैसे सहायता की। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस जो आपकी बैक एक्सरसाइज में नहीं भी हैं, मैं उनको भी आपको इसलिए क्लियर करके चल रही हूँ क्योंकि बेटा आपने देखा होगा कि इस पर बेस्ड पठित गद्यांश आता है। तो जब आपको दिमाग में विजन क्लियर होगा तो आप उस पैराग्राफ को पढ़कर आराम से उत्तर फाइंड आउट कर सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि दादी माँ के जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसके किन किन गुणों को आप पसंद करते हो और क्यों पसंद करते हो। तो चैप्टर पढ़कर आप सबको पता चल गया होगा। इसका उत्तर आपको अपने अकॉर्डिंग देना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दादी माँ पहला बात बहुत परोपकारी थी, दिल की बहुत साफ थी। तीसरा, हर चीज में उनको अगर पता होता था कि इस जगह अगर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो काम बिगड़ जाएगा, तो वो वहाँ जाकर वो अपनी सलाह जरूर देती थी। काम भले ही वो कुछ ना करें, लेकिन सलाह जरूर देती थी कि इसको ऐसा करो तो समय पे कार्य पूरा हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि वो कर्तव्यनिष्ठ थी। ठीक है, और कभी भी किसी को मुसीबत में देखकर वो मुंह नहीं छिपाती थी, हमेशा जाकर उसकी सहायता करती थी। ये कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसे गुण थे जिनकी वजह से हम दादी माँ को बहुत पसंद करते हैं। तो बेटा ये था आपका आज का चैप्टर दादी माँ। आशा है आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और इस बार प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं चैप्टर बेस्ड वीडियो बनाने वाली हूँ क्लास के अकॉर्डिंग। ये क्लास 7 का था, क्लास 8 के लिए भी अब पहले चैप्टर का वीडियो मेरा जल्दी ही आएगा। और उससे पहले क्लास 8 और क्लास 7 की संस्कृत से रिलेटेड चैप्टर्स के वीडियो भी आने वाले हैं, लेकिन आएंगे सारे मेरे इसी लेक्चर के माध्यम से, क्योंकि रिटन वर्क तो क्लास में आपके हो ही जाता है। ये मैं बार बार कहती हूँ। मेरा मकसद है आपको वर्बली समझाना, सुनकर आप शायद आपके दिमाग में कुछ रह जाए, जिससे एग्ज़ाम के टाइम पर अगर आप मेमोरी को रिकॉल करो तो वो सुनी हुई बात आपको याद आ जाए। तो इसी पर आधारित ये वीडियो मैंने बनाए हैं। और अगर आपको मेरा ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं इसी तरह लेक्चर मेरे सुनना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट ज़रूर कीजिए। आप उसमें बहुत कंजूसी करते हैं कमेंट में, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।